स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो एसआई का जो नवीन पाठ्यक्रम है उसके अंदर इंडियन पॉलिटी वाला जो सेक्शन है उसके अंदर एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, वो है नए आपराधिक कानून, न्यू क्रिमिनल लॉ। तो जो 3 नए आपराधिक कानून है वो आपको पढ़ने हैं और उनमें से आपको डेफिनेटली 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है, अब पहली तो कंडीशन ये आती है कि उनको पढ़ें कहां से फिर। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, गृह मंत्रालय की जो वेबसाइट है वहां पर उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, वहां से आप उसको पढ़ सकते हो। दूसरा दूसरा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो नई बुक्स है उनके अंदर वो मैं आपको दिखा दूंगा, ये तीनों चैप्टर आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन, आप मूल डॉक्यूमेंट से भी पढ़ें और एनसीईआरटी से भी पढ़ें। तो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अजीब ही टाइप की है, उसको मैंने सरल करके आपके लिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप अगर पूरी क्लास को देख लेते हो तो ये भारतीय न्याय संहिता आपको आज की आज ही याद हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको कोई एफर्ट मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लोकबंधु 2025, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं इसको। और अगर चैनल पर नए हो तो अपने तीनों आपराधिक कानून पढ़ने वाले हैं, फिर उनका प्रश्नोत्तरी भी करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता 2023 ये अपने पढ़ने वाले हैं। 3 जो नए आपराधिक कानून है उसमें एक ये है भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है अपने एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। उसके बाद में अपने एक एक करके एनसीईआरटी खत्म करेंगे तीनों के। उसके बाद जो मूल डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बच जाएंगे वो अपने एक ही वीडियो में तीनों के कर देंगे। तो टोटल 4 वीडियो और उसके बाद में एक क्वेश्चंस की वीडियो हो जाएगी। 5 वीडियो के अंदर आपको 2 क्वेश्चनों की कवरेज इजीली यहां से मिल जाएगी, तो नो टेंशन। सबसे पहले तो अपने भारतीय न्याय संहिता 2023 को पढ़ने से पहले भारत में जो आपराधिक कानून है उनका इतिहास पढ़ लेते हैं। 1860 के अंदर सबसे पहले भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी जिसको आप बोलते हो, उसकी स्थापना हुई थी 1860 के अंदर। और उसमें अपराध जो था उसको परिभाषित किया गया था कि क्राइम क्या होता है और उसके लिए उचित दंड निर्धारित किया गया था। क्राइम करोगे तो उसके लिए उचित दंड जो है वो निर्धारित किया गया था। आईपीसी के अंदर अपराध को परिभाषित किया गया, उचित दंड निर्धारित किया गया अपराध के लिए। फिर अगले साल 1861 के अंदर दंड प्रक्रिया संहिता जो है उसको अधिनियमित किया गया। और उसके अंदर क्या था, तो वो आपराधिक जो प्रक्रिया होती है उसमें जितने भी चरण होते हैं उनके अंदर जितने भी नियमों का पालन किया जाता है उनको इसने स्थापित किया था, दंड प्रक्रिया संहिता ने। क्योंकि ये प्रक्रिया वर्ड आ रहा है इसमें, तो जो आपराधिक प्रक्रिया के चरण है उसके अंदर जिन नियमों का पालन किया जाता है उन नियमों को इसने स्थापित किया था, दंड प्रक्रिया संहिता ने। इसके बाद वर्ष 2000 के अंदर, ठीक है, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी की मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो लैंग्वेज बहुत ही टफ सी टाइप आपको लगेगी क्योंकि उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये देख लो आप एनसीईआरटी यहाँ से। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। एक बार आप इस पूरी फाइल को देख लें यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर पैराग्राफ फॉर्म में। यहाँ आपको बुलेट फॉर्म में सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लो क्योंकि मैंने इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सारे को, बीएनएस द्वारा जो भी मुख्य परिवर्तन लाए गए। ठीक है, अपने आते हैं बेसिक पे। तो इसके बाद वर्ष 2000 के अंदर जो वीएस मल्लीमठ समिति है उसका गठन किया जाता है। अभी वीएस मल्लीमठ कौन है, तो ये केरल और कर्नाटक के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, वीएस मल्लीमठ समिति का गठन किया जाता है। जो पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली है जो अंग्रेजों के काल से चली आ रही थी उसमें परिवर्तन का सुझाव देने के लिए। ठीक है, और फिर इस वीएस मल्लीमठ समिति की सिफारिश पर ही वर्ष 2023 के अंदर जो है प्रमुख कानूनी जो विधियां थी, है ना, उनमें संशोधन किया गया। और आप देख लो वर्ष 2023 में क्या क्या संशोधन हुए। तो जो पुराने आपराधिक कानून है जैसे भारतीय दंड संहिता 1860, इसको रिप्लेस किया गया भारतीय न्याय संहिता 2023 के साथ। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को रिप्लेस किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के साथ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को रिप्लेस किया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ। ठीक है,
तो ये 3 प्रमुख कानून अपने को पढ़ने हैं सिलेबस में, ठीक है, ये वाले, और इसमें आज अपने भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हैं। अब अपने भारतीय न्याय संहिता के बारे में जानते हैं, ठीक है। और ये जो कानून थे, ये जो नए कानून तीनों के तीनों आपको दिख रहे हैं, महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के साथ साथ भारत की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसके विकास का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अब अपने पूरी डिटेल में बीएनएस को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता जो 2023 है, सबसे पहले तो ये अधिनियमित कब हुआ, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी कब दी, तो 25 दिसंबर 2023 को जो है इसका अधिनियमन हुआ है, ठीक है, 25 दिसंबर 2023 को। फिर ये प्रभावी कब हुआ, तो प्रभावी हुआ है ये 1 जुलाई 2024 को। दिसंबर में इसका अधिनियमन हुआ है और प्रभावी ये हुआ है 1 जुलाई 2024 को। इसने किसको प्रतिस्थापित किया है, आईपीसी 1860 को, भारतीय दंड संहिता जो है 1860 उसको इसने प्रतिस्थापित किया है। अब अपने बीएनएस की या फिर भारतीय न्याय संहिता की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर टोटल 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं। 358 जो है इसके अंदर धाराएं हैं। आईपीसी के अंदर कितनी धाराएं थी, 511, ठीक है। तो ये आपसे एग्जैक्ट फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है कि बीएनएस के अंदर कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं, तो 20 अध्याय हैं, 358 क्या है धाराएं हैं। 3 और 5 कितने होते हैं, 8। तो बस ऐसे याद कर लेना। आईपीसी की तुलना में बीएनएस ने जो जुर्माना है उसमें वृद्धि की है, ठीक है। पहले जो सजा थी या जो दंड के प्रावधान थे उनको और कठोर किया गया है, बीएनएस में उनको बढ़ाया गया है, जुर्माने में भी वृद्धि की है। जो भी आपके इसको अपने बोल सकते हैं कि जो आर्थिक जुर्माना जिसको आप बोलते हो उसको बढ़ाया गया है बीएनएस के अंदर। इसके अलावा एक नए प्रकार के दंड का भी क्या बोल सकते हैं उसको, नए प्रकार के दंड को भी परिभाषित किया गया है इसके अंदर, ठीक है। और वो है सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा का मीनिंग यही है कि आपको सजा नहीं दी जाएगी अपराध के लिए, छोटे मोटे अपराध के लिए आपको सजा नहीं दी जाएगी, उसके बदले में आपको समुदाय के लिए कुछ सेवाएं देनी पड़ेगी, ठीक है, वही आपकी सजा है। एक प्रकार से सीएसआर टाइप समझ लो इसको, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, उस टाइप से है ये। आगे बढ़ते हैं अध्याय 5। जो बीएनएस का अध्याय 5 है उसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को डिटेल में बताया गया है, जबकि आईपीसी के अंदर ऐसा कोई भी अध्याय नहीं था महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के बारे में, ठीक है। फिर इसकी जो धारा 28 है बीएनएस की, ये एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उतना ही अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है। मूल डॉक्यूमेंट में और बहुत सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको अलग वीडियो के माध्यम से, अलग पीडीएफ के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी यही है, नया टॉपिक ऐड हुआ है तो पहली बार जब वो प्रश्न बनाएगा तो पहली बार एनसीईआरटी में से ही बनाएगा, इसलिए आप एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करें। मूल डॉक्यूमेंट में जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उनको एक ही वीडियो में अपने खत्म कर देंगे, ज्यादा ओवर नहीं पढ़ेंगे उसको। तो इसकी जो धारा 28 है उसके अंदर जो दस्तावेज की परिभाषा दी हुई है उसमें इन्होंने दस्तावेजों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी शामिल किया है बीएनएस के अंदर, ठीक है। दस्तावेजों के अंदर सिर्फ वो हार्ड कॉपी नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इसकी जो धारा 210 है, यानी 2 की उपधारा 10, उसमें लिंग जो है उसकी समावेशी परिभाषा दी गई है, जिसमें लिंग में इन्होंने पुरुष और महिला के अलावा ट्रांसजेंडर को भी लिंग माना है। आईपीसी के अंदर ये प्रोविजन नहीं था। फिर धारा 2-3 के अंदर जो आपके बच्चा है उसको क्या माना है, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जो है उसको बच्चे की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। ये बीएनएस की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अब बीएनएस ने आईपीसी के अंदर क्या क्या चेंज किए हैं वो अपने को देखने हैं। आपने देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही अलग टाइप से पैराग्राफ फॉर्म में सारा दे रखा है, उसको अपने टेबल फॉर्म में पढ़ रहे हैं सारा। आज के आज ही आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। अब एनसीईआरटी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, आपको इसी के साथ याद हो जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, सर्च कर लेना सीधा ही। अगर टेलीग्राम सर्च करना हो लोक बंधु 2025, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ये आप तीनों कानून और पारिभाषिक शब्दावली जो है गृह मंत्रालय के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो भी चल रही है, तो वो A to Z सारी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा बुक रिव्यूज के लिए भी चैनल विजिट कर सकते हो आप। हाँ, अब बात करते हैं कि जो बीएनएस 2023 है इसने आईपीसी के अंदर क्या क्या चेंज किए हैं। सबसे पहले एक नए प्रकार का दंड जो है
वो इंट्रोड्यूस किया गया है दंड के रूप में सामुदायिक सेवा। ठीक है, आईपीसी के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था, लेकिन बीएनएस के अंदर जो छोटे अपराध हैं, जैसे मान लो कोई उद्घोषणा है और उसके जवाब में आप उपस्थित नहीं हुए, ठीक है ना, उसको छोटा अपराध माना जाता है। या फिर आत्महत्या का जो प्रयास है वो एक छोटा अपराध है। इसके अलावा नशे में धुत व्यक्ति के द्वारा कोई सार्वजनिक कदाचार कर दिया जाए, ठीक है, या फिर कोई मानहानि का केस है, तो ये छोटे अपराध हैं। ठीक है, इनके लिए आपको फिर कोई सजा जो है बहुत कठोर सजा नहीं दी जाएगी। सजा क्या है, आपको सामुदायिक सेवा करनी है, बस यही आपकी सजा है। ठीक है, और इसमें क्या है, अपराधी जो है उसको अवैतनिक कार्य करना आवश्यक होता है। ठीक है, अवैतनिक यानी जो आप सेवा करोगे वो सामुदायिक होगी, उसके लिए आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो ये चेंज हुआ है। दूसरा है राजद्रोह, इसको ध्यान से समझ लेना, यहां से प्रश्न आने की संभावना है। जो राजद्रोह है ये आईपीसी की धारा 124 ए के अंदर परिभाषित था। धारा 124 ए में परिभाषित था। क्या परिभाषा थी राजद्रोह की, अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के प्रति घृणा या भारत सरकार की अवमानना करता है या फिर असंतोष लाने के लिए किसी भी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है, चाहे वो लिखित रूप में करे चाहे वो मौखिक रूप में करे, किसी भी प्रकार से करे, तो उसके लिए फिर वो राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। और उसके लिए क्या सजा है, आजीवन कारावास या फिर 3 साल तक का कारावास और साथ में जुर्माना, या फिर सिर्फ जुर्माना भी जो है वो सजा हो सकती है राजद्रोह की। ठीक है, लेकिन बीएनएस के अंदर इसमें क्या चेंज हुआ है, तो बीएनएस ने राजद्रोह को पूर्णतः ही हटा दिया। आईपीसी की जो धारा 124 ए थी राजद्रोह, उसको पूरी तरह से बीएनएस ने हटा दिया है और उसकी जगह एक नई धारा इंट्रोड्यूस की गई, धारा 152। और इसमें कहा गया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले जो कृत्य है उन पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, राजद्रोह को इसने हटा दिया है। अब राजद्रोह से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स अपने देख लेते हैं। जैसे भारत में जो पहला राजद्रोह का मामला आया था वो 1891 के अंदर आया था। कलकत्ता जो हाईकोर्ट था उसके अंदर क्वीन एम्प्रेस और जोगेंद्र चंद्र बोस का जो ये मामला था, जहां पर इन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो नीति है उसकी आलोचना जो है वो प्रकाशित की थी, इसलिए उन पर मुकदमा लगाया गया था। तो ये पहला राजद्रोह का मामला था 1891 के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर, क्वीन एम्प्रेस बनाम जोगेंद्र चंद्र बोस। ठीक है, इसके बाद 1897 के अंदर जो बाल गंगाधर तिलक है उनको उनके भाषणों के लिए राजद्रोह के अंतर्गत दोषी भी ठहराया गया था। तो ये क्विक फैक्ट्स के रूप में आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आगे एक और भी है इसमें कि जो महात्मा गांधी है उनको भी यंग इंडिया इनका जनरल था, उसमें उनके काम के लिए 1922 के अंदर राजद्रोह के अंतर्गत 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। तो ये भी ध्यान रखना, महात्मा गांधी को राजद्रोह के अंदर 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। ये एज इट इज फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, कितने साल की सजा सुनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोविजन है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपराध करना यानी साइबर अपराध। आईपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन बीएनएस की जो धारा 2 की उपधारा 39 है उसमें यह कहा गया है कि जो प्रौद्योगिकी और डिजिटल मीडिया है उससे संबंधित जितने भी शब्द हैं, आप साइबर अपराध समझ लो इसको, उन शब्दों का वही अर्थ है जो आईटी एक्ट 2000 है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आगे अपने पढ़ेंगे 2023 है, उसमें जो परिभाषित किए गए हैं वही इसमें सेम अर्थ है उनका। ठीक है, सजा क्या है इसके लिए, सजा आपको आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। अगला प्रोविजन है मानहानि। ठीक है, अगला प्रोविजन क्या है, मानहानि। मानहानि जो है वो आईपीसी की धारा 499 के अंदर परिभाषित किया गया था। दंड का क्या प्रावधान था मानहानि के संदर्भ में, तो 2 साल तक का साधारण कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। तो मानहानि 2 वर्ड है, मान और हानि, तो कारावास भी 2 साल का होगा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको। और धारा 499 और सेम चीज बीएनएस में दंड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 2 वर्ष तक का कारावास बीएनएस में भी रखा गया मानहानि के लिए, जुर्माना या दोनों। इसके अलावा इसमें एक सामुदायिक सेवा का विकल्प भी ऐड कर दिया गया है मानहानि के संदर्भ में कि ये भी दंड दिया जा सकता है। अगला है आत्महत्या। आईपीसी के अंदर जो आत्महत्या है वो धारा 309 में परिभाषित थी और आत्महत्या को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया था, आपराधिक अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया था आईपीसी के अंदर आत्महत्या को। ठीक है, लेकिन बीएनएस ने इसको कहा है कि ये एक आपराधिक अपराध नहीं है। ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है आत्महत्या।
एक कंडीशन को छोड़कर कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी है और उसको उसके आधिकारिक कर्तव्य को पूरा करने से रोकने या मजबूर करने के इरादे से किया गया हो, ठीक है, तब उस स्थिति में वो आत्महत्या जो है वो एक आपराधिक अपराध माना जाएगा। सरकारी कर्मचारी के संदर्भ में आप ये कह सकते हो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, अदरवाइज आत्महत्या जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अब बीएनएस की नवीन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। दंड का क्या प्रावधान किया गया है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 साल तक का साधारण कारावास आत्महत्या के लिए या फिर सामुदायिक सेवा, जो पहले ही बता दिया मैंने, एक नया दंड है, या फिर दोनों। इसके अलावा अगर थोड़ा सा ट्रिविया ले यहाँ पर तो एक 2017 के अंदर मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम भी आया था, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 आया था। उसका क्या उद्देश्य था, उसने भी आत्महत्या के प्रयास को अपराध मुक्त करने की कोशिश की थी कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा में इसको क्रिमिनल ऑफेंस में कैटेगराइज कर रखा था, तो इसलिए वो नहीं हो पाया। लेकिन अब वर्तमान में ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है सरकारी कर्मचारी वाले मामले को छोड़कर। अगला प्रोविजन है मॉब लिंचिंग, भीड़ के द्वारा की जाने वाली हत्या। आईपीसी में कोई प्रोविजन नहीं था। बीएनएस के अंदर अधिकतम सजा मृत्यु दंड तक की दी जा सकती है मॉब लिंचिंग के मामले में। अगला है अवयस्क या फिर नाबालिग से बलात्कार। तो ये आपको पता है आईपीसी की धारा 376 के अंदर वर्णित था, और इसमें आईपीसी में क्या सजा का प्रावधान था, न्यूनतम 10 साल तक के कारावास की सजा थी या आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा थी। लेकिन अब बीएनएस में इसमें परिवर्तन कर दिया गया और इसकी मैक्सिमम जो सजा है वो मृत्यु दंड तक कर दी गई है। अगला प्रोविजन है आतंकवाद। आतंकवाद आईपीसी के अंदर अनुपस्थित मिलेगा आपको, लेकिन बीएनएस में धारा 111 के अंदर आतंकवादी कृत्य को डिफाइन किया गया है। धारा 111 की जो उपधारा 1 है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रह के या फिर विदेश में, ठीक है, भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालता है या फिर आम जनता को डराता है किसी भी प्रकार से, या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के प्रयास करता है, ठीक है, तो फिर वो आतंकवादी कृत्य में शामिल होगा। और इसके लिए दंड का क्या प्रावधान है दंड उसके लिए आजीवन कारावास का दंड है, मृत्यु दंड की भी सजा उसको दी जा सकती है, या फिर बिना पैरोल के और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। ये आतंकवाद के संदर्भ में दंड के प्रावधान है। बीएनएस ने आतंकवाद को पहली बार एक सामान्य कानून के हिस्से के रूप में पृथक अपराध के रूप में परिभाषित किया है। आईपीसी के अंदर इसको पृथक अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था। तो ये धारा 111 की उपधारा 1 में कहा गया है। अगला है संगठित अपराध, ठीक है। संगठित अपराध जो है इसको बीएनएस की जो धारा 111 की उपधारा 1 है उसके अंदर परिभाषित किया गया है कि कोई अपहरण है, मान लो कोई डकैती है, कोई वाहन चोरी है, कोई जबरन वसूली है, भूमि हड़पना हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो गया, ठीक है, कोई आर्थिक अपराध है, मान लो गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराध हैं, या फिर व्यक्तियों, ड्रग्स, हथियारों या अवैध वस्तुओं या सेवाओं की तस्करी हो गई, या फिर वेश्यावृत्ति है, या फिर फिरौती के लिए मानव तस्करी, रैकेट है, ठीक है, सहित कोई भी निरंतर गैर कानूनी गतिविधि संगठित अपराध माना जाएगा, ठीक है। संगठित अपराध को पूर्णतः परिभाषित किया गया है, कौन कौन इसमें शामिल है, संगठित अपराध में क्या क्या चीजें शामिल है, सारा कुछ इसने डिफाइन किया है धारा 111 की उपधारा 1 के अंदर। और दंड का प्रावधान संगठित अपराध के संदर्भ में है मृत्यु दंड, कारावास या फिर जुर्माना, ये सारे आपको इसमें दंड के प्रावधान मिल जाएंगे। इसके अलावा धारा 110 के अंदर छोटे अपराध, छोटे जो संगठित अपराध है उनका भी कंसेप्ट दिया हुआ है, और जो देश के नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं संगठित अपराध, ठीक है। और छोटे जो संगठित अपराध है उनके संदर्भ में 1 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने का प्रावधान किया गया है दंड के संदर्भ में, जबकि जो बड़े हैं उसमें मृत्यु दंड और कारावास की बात की गई है। अगला हेट स्पीच से रिलेटेड है घृणास्पद भाषण। तो आईपीसी में तो आपको मिल जाएंगे इसके रिलेटेड प्रोविजन। बीएनएस के अंतर्गत जो घृणास्पद भाषण है उसका प्रावधान जो है आईपीसी के अंदर 3 धाराएं थी, ठीक है, जिनमें हेट स्पीच से रिलेटेड प्रोविजन है। एक तो थी धारा 153 ए, ठीक है, दूसरी थी धारा 295 ए, 295 ए, और एक थी धारा 505।
इनके अंदर आपके हेट स्पीच से रिलेटेड प्रोविजन थे आईपीसी के अंदर, और बीएनएस ने भी इसी के आधार पर प्रोविजंस बनाए हेट स्पीच को लेकर। और बीएनएस में हेट स्पीच को एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। आईपीसी में इसको अपराध नहीं माना गया था हेट स्पीच को, लेकिन बीएनएस ने इसको क्या माना है, अपराध माना है, और इसमें 3 साल तक की सजा जो है वो सुनाई जा सकती है। 3 साल तक का जो कारावास है उसकी सजा सुनाई जा सकती है हेट स्पीच के मामले में। बीएनएस इसको अपराध मानता है, आईपीसी ने इसको अपराध नहीं माना था। आईपीसी की 3 धाराओं पर आधारित है, 153A, 295A और 505। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर क्या प्रावधान है, तो आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बीएनएस ने 10 साल तक के कारावास की सजा जो है इसमें बताई है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर। फिर अगला और लास्ट प्रोविजन है कि कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाना, ठीक है। इसमें कपटपूर्ण तरीके धारा 69 के अंदर बीएनएस ने परिभाषित किया है कि कपटपूर्ण तरीका क्या है, जिसके अंदर पहला है रोजगार या फिर पदोन्नति या प्रमोशन का झूठा वादा करना, या फिर प्रलोभन या विवाह करना, ठीक है। इसको उन्होंने कपटपूर्ण तरीके में शामिल किया है, और इसके लिए धारा 69 में प्रोविजन किया गया है, दंड का प्रावधान है 10 साल तक का कारावास या फिर जुर्माना। तो ये पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी में कंटेंट लिखा हुआ है वो सारा का सारा मैंने आपको अलग पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दिया, ताकि आप उसको इजीली याद कर पाओ। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो पैराग्राफ फॉर्म में दी हुई है, और ये टेबल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, ये पूरा का पूरा मेरी क्रिएशन है, ठीक है। मैंने क्रिएट किया है इसको, वहां से जो जितना भी कंटेंट था पैराग्राफ फॉर्म में उसको टेबल फॉर्म में चेंज किया है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मेरी क्रिएटिविटी है। एनसीईआरटी में आपको ये टेबल्स नहीं देखने को मिलेगी। अब कुछ एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं इसके, जो आप पहले ये देख लो कि निम्न में से किसे भारतीय न्याय संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो आईपीसी के द्वारा किया गया। बीएनएस को अधिनियमित कब किया गया, 25 दिसंबर 2023 को। आईपीसी का मसौदा किसने तैयार किया था, इसको याद कर लेना अच्छे से। आईपीसी का मसौदा तैयार किया था मैकाले ने, ठीक है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 124A किससे संबंधित है, तो ये आपको पता ही है, राजद्रोह से संबंधित है, जिसको बीएनएस ने निरसित कर दिया है। और कौन सा संगठित अपराध है, तो संगठित अपराध में इन्होंने मानव तस्करी, बहुत सारे अपराध उसमें दिए हुए थे, ठीक है। तो मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, धारा 111(1) के अंदर इसको परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। इसको अपने एनसीईआरटी से कवर कर लिया है कंप्लीटली। मूल डॉक्यूमेंट से आपको एक अलग वीडियो के अंदर इसके जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बचे होंगे वो अपने उसमें देख लेंगे, ठीक है। बाकी पूरी पूरी संभावना है इसी में से क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी में से, तो आप इसको अच्छे से पढ़े, ठीक है। अगर आप मूल डॉक्यूमेंट से पढ़ना चाहते हो तो ये आपका मूल डॉक्यूमेंट है, ये देख लो, ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैंने सारा टेबल फॉर्म में चेंज कर दिया है, ठीक है। ये लो, ठीक है। ऐसे पढ़ना चाहते हो ऐसे पढ़ लो, आपकी मर्जी हुई, लेकिन सारा यही कंटेंट उसमें मैंने टेबल फॉर्म में दिया है, अनावश्यक चीजों को हटा दिया है सारी को, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे वो मैंने आपको वहां पर बता ही दिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, थैंक यू।